तो बच्चों हम लोग ये छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। बेटा पिछले लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के विषय में डिस्कशन किया था। तो उस पर बेटा ये छोटा सा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को देख लें जल्दी से। तो बेटे ये क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, ये केपी पूछ रहा है और हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ केपी फाइंड आउट हमें करना है। ये हमको दिया गया है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, इसका सल्यूशन क्या होगा। हमारे पास फार्मूला होता है कि डेल्टा जी एट स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू -2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 के पी, है ना। यहाँ से ये वैल्यू हमको गिवन है, डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, दिस किलो जूल, है ना। यू कैन से दिस किलो जूल मोल इनवर्स। तो अगर आपको 173.1 किलो जूल मोल इनवर्स गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.731 इंटू 10⁵। देखिए इस वैल्यू को किलो जूल में ये गिवन है और ये हमने जो है इसको किस में लिख लिया, जूल में लिख लिया। तो दिस विल इक्वल टू -2.303। अब पर मोल गिवन है तो एन की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, 1। आर की वैल्यू सभी को पता है कि 8.3 रख लेते हैं हम। टी 25 सेल्सियस गिवन है तो 25 सेल्सियस की वैल्यू क्या होती है, 298 केल्विन। तो मल्टीप्लाई 298 log बेस 10 केपी, है ना। तो यहाँ से अगर हम केपी निकालेंगे बेटा तो ये वैल्यू माइनस में आने वाली है ना। तो यहाँ से हमको log बेस 10 केपी की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1.731 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई, अब ये माइनस के साथ है ना, माइनस लगा दिया मैंने। 2.303 मल्टीप्लाइड 8.3 मल्टीप्लाइड 298, है ना, माइनस के साथ। तो ये बेटा आ जाता है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू -30.46, है ना। ये आ जाता है हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड कर दें, है ना। डिवाइड करने पर 30.34, है ना, 30.34। तो अब चूंकि ये लाग वाली चीज आई है तो हमें एंटी लाग लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंटी लाग लेंगे, एंटी लाग विद इन ब्रैकेट log बेस 10 केपी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर भी हमें एंटी लाग लेना होगा। तो ये एंटी लाग विद इन ब्रैकेट -30.34। तो लाग देखते समय इस प्रकार की वैल्यूज का एंटी लाग देखने के लिए बेटा हमने डिस्कशन किया है। तो लाग और एंटी लाग पर हमने डिटेल में चर्चा किया है कि इसका एंटी लाग कैसे देखते हैं। पहले इसमें से एक बड़ी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है जिससे हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकें। तो इसका मतलब कि हम इसको क्या करने वाले हैं, अगर हम 31 से सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से तो एंटी लाग से और लाग ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, केपी। तो केपी की जो वैल्यू आएगी तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये एंटी लॉग और फिर ब्रैकेट में -31 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं। क्यों ये प्लस साइन बीच में क्यों ला रहे हैं, जिससे लॉग की प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकें। तो ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 6 और 6, है ना, 6 और 6
तो ये 0.66 है ना, तो ये आसपास आ जाता है ना। तो इसका 0.66, तो यहाँ से तो अब इसमें हम यू कैन से, अगर हम इसको लाख के फॉर्म में लिखें है ना अंदर, जैसे 10⁻31 को, चलिए हम यहाँ इस चीज़ को और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो केपी की वैल्यू आने वाली है, तो हम इसके अंदर की चीज़ों को कैसे लिख सकते हैं। चलिए हमने लिख दिया यहाँ पर एंटी लॉग, है ना, एंटी लॉग, और एंटी लॉग के बाद इस ब्रैकेट में देखिए -31 को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस 10, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -31 को log बेस 10 -31 और प्लस 0.66 को, है ना, 0.66 का अगर आप एंटी लॉग देखेंगे लॉग टेबल उठा करके, है ना, तो इसका अगर हम लोग जो है इसको हम, ये किसकी वैल्यू आती है, तो ये 4 के आसपास है ना, 4 की वैल्यू लगभग आती है ना। तो ये जो वैल्यू आती है वो लगभग 4 की वैल्यू आती है, 4 का जो है ये होता है। तो हम जो है थोड़ा सा अगर उसे ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ लिख दिया, यू कैन से अप्रॉक्सीमेट, अगर हम एंटी लॉग देखेंगे तो 4 की वैल्यू ये आसपास आती है, तो 4.34 कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर log बेस 10 4.4, है ना, यहाँ से इसकी इसकी वैल्यू जो है 4 की वैल्यू ये होती है ना, 4 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू 0.6 के आसपास आती है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा करके लिख लिया। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एंटी लॉग विद इन ब्रैकेट, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं log बेस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.4 इंटू 10⁻31, है ना। तो अब यहाँ से log और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो केपी की वैल्यू आ जाती है बेटा, वो आ जाती है हमारे पास 4.4 इंटू 10⁻31, है ना। तो ये आंसर हमारे पास हमें मिलेगा, है ना। तो केपी की वैल्यू ये निकल के आती है। अब बच्चों इसमें हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। तो अगर कोई भी रिएक्शन, उसमें जो रिएक्टेंट है बेटा, अगर वो एक से अधिक स्टेप में रिएक्शन वो कंप्लीट हो रही है, तो उसमें संभव है कि एक से अधिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे आपस में कंबाइन किया जाए, तो मीन्स कुल मिला करके अगर हम दो रिएक्शन को ऐड करके, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, दो रिएक्शन को ऐड करके कोई एक रिएक्शन बना रहे हैं, या हम ऐसे कह लें कि कोई जो रिएक्शन है हमारे पास फाइनली वो एक से अधिक स्टेप में हो रही है, तो हर स्टेप में संभव है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आए, तो उनको हम आपस में कैसे कंबाइन करेंगे वो चीज़ हम देखने वाले हैं, है ना। आप इस क्वेश्चन को देख लें। तो जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक ये है, आप देखें, इस पर हम लोग सवाल भी कर लेंगे।
तो ये नई हेडिंग हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया, है ना। तो ये हेडिंग है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया, है ना। तो ये हमारे पास हेडिंग है। तो अब इसमें मान लीजिए कोई रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है ना। तो हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ए प्लस बी मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन गिव्स सी। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम K1 मान लेते हैं। तो K1 विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, है ना, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इसके लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से जो है C प्लस बी, है ना, C प्लस बी मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन D, है ना। तो यू कैन से कि अब इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, इसको हम K2 बोल देते हैं। तो K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब जैसे फाइनली अगर हम इस दो रिएक्शन को ऐड कर दें तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, A प्लस 2B मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन D, है ना। यहां से क्या मिल जाएगा हमको, D। तो इसके लिए हम K3 अगर बोल दें तो K3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D, है ना, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 2, है ना। तो यहां से हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई। आप देखें 1 एंड 2 एंड 3। तो तीनों में एक रिलेशन बन सकता है। अगर हम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 ये देख लें आप आराम से, फिर इसी पर हम एक सवाल कर लेंगे छोटा सा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ से बी गेट हम पाते हैं, हम क्या पाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास K1 मल्टीप्लाइड K2, दिस विल इक्वल टू K1 और K2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई, है ना, ये पहला, कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड कंसंट्रेशन ऑफ B मल्टीप्लाइड K2 को हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड कंसंट्रेशन ऑफ B, है ना। यहाँ ये आप देख लें। तो फिर यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यू कैन से कि K1 इंटू K2 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ गया, हमारे पास मिल गया D कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 2। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो 4 और 3 को आप देखें तो 4 और 3 में RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3 बी गेट हम यहां से क्या पा जाएंगे, तो K1 मल्टीप्लाइड K2 इक्वल टू K3। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला कि अगर दो डिफरेंट रिएक्शन को हम ऐड कर दें
तो उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में जाता है। आप देखें इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को अगर हमने ऐड कर दिया तो इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसके मल्टीप्लाई के बाद ऐड करने पर जो रिएक्शन बनती है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके इक्वल होगा। इस चीज को आप ठीक से देख लें और इसके बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पर करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने जो कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया देखा तो बेटा उस पर जो है एक छोटा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। ये सल्फर है, ये अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है। तो पहली दो रिएक्शन में सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है और उससे एक तीसरा इक्वेशन बन रहा है ना। तो उस तीसरे इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है विद द हेल्प ऑफ अबव टू रिएक्शन, है ना। तो ये छोटी सी बातें जो आपने देखा हेडिंग हमारी है कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया। तो ये जो है इसके हेल्प से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज लिख करके बहुत अधिक पूछे जाते हैं बेटा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बेटा ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कहा जा रहा है कि सल्फर ऑक्सीजन से इस प्रकार से रिएक्शन करती है, इस प्रकार से भी रिएक्शन करती है। तो ये एक नया रिएक्शन हमको दिया गया है, पूछ रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये हमसे K3 पूछ रहा है ना। तो जैसे अगर हम इसका सलूशन लिखना चाहें, है ना, अगर इसका सलूशन हम लिखना चाहें तो सलूशन में बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे। मान लीजिए हमें ये दो रिएक्शन ना पता होती और इसी का कोई हम इसी रिएक्शन की हेल्प से K3 लिखना चाहते तो हमारे पास K3 क्या आ जाता, K3 आ जाता कंसंट्रेशन ऑफ SO3, है ना। उम्मीद है आपको दिख रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर 1/2, ये K3 आ जाता। अब ये चीज तो हमको गिवन है, मींस गिवन है नहीं। तो अब K3 हमको मान लीजिए इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 और इसके लिए है K2। तो मान लीजिए कि हमें जो है इस रिएक्शन के लिए K1 दिया है और K2 दिया है। तो अब इस रिएक्शन के लिए हमसे K3 पूछ रहा है कि K3 की वैल्यू बता दो। तो इससे हम K1 लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से जो K1 हो जाएगा वो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, SO2, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ S मल्टीप्लाइड कंसंट्रेशन ऑफ O2। इसी प्रकार से जो हमारे पास क्या आ जाएगा, K2 जो K2 की जो वैल्यू आ जाएगी, तो K2 क्या आ जाएगा हमारे पास K2 आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर 3/2, है ना। तो ये दो चीजें हमको दिख रही हैं। तो अगर इन दोनों से हम K2 अपान K1 को निकालें बच्चों तो K2 अपान K1, है ना। तो K2 अपान K1 अगर हम निकालें, आप देखें तो ये है हमारे पास K2 और ये है हमारे पास K1। तो K1 अपान K2 को अगर हम निकालते हैं तो आप देख लें तो यहाँ से जो है क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। K1 अपान K2 को जैसे ही हम करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर यू कैन से इससे जब इसको मीन्स इसमें से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये O2 बच जाएगा और नीचे SO2 बच जाएगा और ऊपर SO3। तो इससे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ SO3
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2। मुझे उम्मीद है अब हम लोगों ने काफ़ी कैलकुलेशन कर लिया है, इसलिए इन चीज़ों को हम बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चे समझ रहे होंगे, है ना। तो आप देख ले कि ये K3 और ये वाली K3 की जो ये वैल्यू है ये मैच कर रही है ना। यहाँ से अगर हम बात करें तो आप देखिए कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, अब आप ऐसा लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन वगैरह नंबर डाल करके आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका RHS इक्वल है तो ये LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट हमको यहाँ मिल जा रहा है, इसका मतलब कि K3 इज इक्वल टू K2 अपान K1, है ना। तो यहाँ से ये रिलेशन बन करके हमारे सामने आ रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, आप इसे देख ले, गुणा भाग करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो K2 अपान K1 आप आराम से कर लीजिएगा। हम लोगों ने इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन देखे, है ना। ओके, तो बच्चों जो है ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा और एक कंसेप्ट भी देखा। तो अब जो बेटा हमारा जो टॉपिक है तो वो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। तो आइए हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया देखते हैं, और इसमें भी छोटे छोटे सवालों से ही आपको कंसेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो जो हमारा अगला डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। तो होमोजीनियस, है ना, इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, तो इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आती हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट को जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता। तो ये छोटे छोटे सवाल बेटा बहुत ही काम के हैं, इनको आप शांति से क्वेश्चन लिखें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो अगला टॉपिक आ जाता है बेटा अभी, तो वो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया, है ना। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो चलिए हम लोग इस बात को, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो ये है हमारे पास हेडिंग आज की। तो ये है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया, है ना। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया। तो हमारे पास इक्विलिब्रिया, देखिए इक्विलिब्रियम जो है वो सिंगुलर है, इक्विलिब्रिया जो है वो क्या है, प्लूरल है। तो इसमें जो टाइप है बच्चों हमारे पास, तो वो टाइप दो है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो पहला है हमारे पास नंबर 1 होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अभी हमने बता दिया कि इक्विलिब्रिया जो है वो प्लूरल वर्ड है और इक्विलिब्रियम जो है वो सिंगुलर वर्ड है। तो हेट्रोजीनियस है ना, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो बच्चों जैसे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, तो इसको हम समझते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो जब रिएक्शन में हम ऐसा बोलेंगे कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में
रिएक्शन में एक ही फेज होती है ना। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में जो भी रिएक्शंस हमारी होंगी, है ना, तो उसमें फेज की वैल्यू 1 होगी, फेज इक्वल टू 1, है ना। तो अब इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो वो रिएक्शन क्या हो, रिएक्शन जो है हमारा गैसियस स्टेट में हो, जो कंप्लीट रिएक्शन है, जो हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन है वो किस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में। जैसे एग्जांपल ले लो, N2 प्लस 3H2 मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ट्वाइस NH3। तो ये सभी क्या है, गैसें हैं, सभी क्या हैं, गैसें हैं। तो इसका मतलब कि इसमें जो इक्विलिब्रियम आएगा उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, है ना। और इसमें फेज की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। बी दूसरा, अगर हमारे पास मिसिबल लिक्विड है ना, मिसिबल लिक्विड है यानी ऐसा लिक्विड जो आपस में मिल जाता है आराम से। तो अगर हमारे पास क्या है, मिसिबल लिक्विड है, कोई रिएक्शन हमारे पास ऐसी आ गई जिसमें उस पूरी रिएक्शन में, होल रिएक्शन में अगर मिसिबल लिक्विड है तो भी वो इक्विलिब्रियम जो आएगा तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ पर एक फेमस रिएक्शन है, ये एसिड की CH3COOH प्लस CH3OH मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, सभी बच्चों को पता है। यहाँ एस्टर बनता है COOCH3 प्लस H2O, है ना। तो ये मिसिबल है, ये सब मिसिबल है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। तो फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए भी, इस रिएक्शन के लिए भी और इस रिएक्शन के लिए भी जो फेज की वैल्यू है मीन्स P इज इक्वल टू 1 है। और यही आवश्यक कंडीशन है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के लिए। हेट्रोजीनियस में हमेशा P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यानी 2 या 2 से अधिक होगी। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसकी कंडीशन ये हो तो हम कहेंगे कि हाँ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। आइए समझते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कब होगा, है ना। तो दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है, दूसरा है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, वहां पर हेडिंग लिख दी गई है। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कब आएगा, तो जिसमें जो भी रिएक्शन अगर हमारे पास है तो वो रिएक्शन में जो फेज की वैल्यू है, फेज इक्वल टू ग्रेटर, फेज की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कम से कम 2 आना चाहिए, है ना। अब इसमें छोटे छोटे कुछ रूल लगेंगे तो उस रूल को हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन अब ये इसे आप थ्योरी भी समझे, क्वेश्चन भी समझे। तो रूल को जैसे यहाँ पर हमने 10th में सभी बच्चों ने ये फेमस रिएक्शन पढ़ा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम यू कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो इससे क्या क्या बनेगा। आप देखें इस रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन नंबर, चलिए ABCD कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ये टाइप नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ABCD कर लेते हैं। ए तो जैसे ट्वाइस NaHCO3, है ना, ये किस स्टेट में रहता है, हमें पता है कि ये सॉलिड स्टेट में रहता है। तो यहाँ Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, है ना। तो ये सॉलिड है बच्चों, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। तो इसके लिए जो फेज की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इसके लिए भी दो अलग अलग सॉलिड है, तो
एक इसके लिए काउंट होगा और एक इसके लिए भी काउंट होगा। और चूंकि ये दोनों गैसियस स्टेट में हैं तो इनके लिए भी सिर्फ एक ही काउंट होगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हमको मिल रही है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हेट्रोजीनियस, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम आएगा तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन में हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम आ रहा है और इसमें फेज की वैल्यू देखिए ये 1 + 1 + 1, तो ये 3 आ जाएगा, है ना। इसमें क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो यानी फेज मतलब पी की वैल्यू 3 आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बेटा पूछे जाते हैं, हम लोग जो है क्वेश्चन करके भी देखेंगे, राइट। अब बच्चों इसमें जो है हम लोग दो छोटे छोटे रूल, हम चाहे आप रूल करके लिख लें, अगर ऐसे भी समझ जाएं तो भी ठीक है। जैसे सपोज करिए कि इसके लिए अगर हमसे कहा जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और केसी दोनों लिख सकते हैं, है ना। तो इस ये जो रिएक्शन दी गई है इसके लिए हम केपी और केसी दोनों लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हम इसके लिए मान लीजिए केपी लिखना चाहें तो अब आप समझे इन पॉइंट को, है ना। एक में हमने ये चीज लिख दिया, दूसरे पॉइंट में बी में इसके लिए हम केपी लिखना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए हमने केपी लिखा, तो सभी को पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा जाता है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लिखा जाता है उसके पावर के रूप में। तो अगर इसके लिए हम लिखना चाहें तो फिर यहाँ से आप समझें Na2CO3 और कंसंट्रेशन और फिर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और फिर कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, NaHCO3 और इसकी पावर हम लगा दें 2। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो सॉलिड स्टेट में चीजें होती हैं, जैसे ये किसमें है सॉलिड में है, ये भी किसमें है सॉलिड में है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 एक्सेप्ट की जाती है। 1 क्यों एक्सेप्ट की जाती है, उसके लिए ये डिस्कशन है बेटा कि जैसे क्योंकि ये क्या है एक कांस्टेंट है, केपी क्या है एक कांस्टेंट है, तो इसका जो सॉलिड फॉर्म में जो कंसंट्रेशन है उसकी रिएक्टिविटी, यहां जो कंसंट्रेशन हम लोग लिख रहे हैं उसकी जो रिएक्टिविटी है वो 1 के इक्वल आती है। और हम इसको एक्सप्लेन करें तो मीन्स ये जो लिखा गया है हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है। तो ये सही कब है, सही ये है कि Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O O4। नहीं, इसको हम Kc, अभी Kp इसके बाद हम लोग लिख लेंगे, इसको हम Kc लिखेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन लिख रहे हैं तो फिर Kp भी लिखेंगे, आप घबराइए मत, हम इसके बाद Kp भी लिखेंगे, है ना। तो ये Kc है। तो अब एक प्रश्न आता है कि इस दोनों चीजों को छोड़ हमने क्यों दिया, इसे क्यों कंसीडर किया। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस चीज को और इस चीज को छोड़ क्यों दिया गया, है ना। ये सही है, ये जो लिखा गया है ये क्या है, ये सही है। तो हम आइए एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों सही है ना। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों सही है। आइए इसको हम एक्सप्लेन करें कि ये चीज क्यों सही है। तो आप बहुत आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि जब एक दूसरे रिएक्शन की तरीके से यहाँ पर इसके कंसंट्रेशन और इसके कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं किया गया, क्यों नहीं कंसीडर किया गया। तो जैसे ये जो कंसंट्रेशन है ना, तो यहाँ इसको हम
जो लॉ ऑफ मास एक्शन था तो उसमें आपने देखा था कि ये एक्टिव मास है, तो ये क्या है, एक्टिव मास है। तो जिसको हम क्या मानते हैं, मोलरिटी मानते हैं, जिसको हम क्या मानते हैं, मोलरिटी मानते हैं। और मोलरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, है ना, तो ये होता है मोलरिटी मीन्स मोल पर लीटर। अब आप ध्यान दें, जो मोल है तो वो हम लिखते हैं गिवन वेट यानी मास। तो मोल जो है क्या होगा, मास अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो मास इंटू लीटर इंटू मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो इसका जो है, या मोलर मास हम कह सकते हैं, है ना, ये चीज निकल करके आएगा जो भी मॉलिक्यूल होगा। तो आप देखें कि ये जो मास अपान वॉल्यूम, ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी है हमारे पास मास अपान वॉल्यूम। तो ये है हमारे पास क्वांटिटी मास अपान वॉल्यूम। तो ये मास अपान वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। और सभी बच्चों को पता है कि डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो हमें पता है कि सिस्टम को हम आधा करें या सिस्टम, हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी जब उसमें थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों से डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि सिस्टम को हम आधा करें या चौथाई करें, उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती, तो वो कांस्टेंट रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, और ये भी डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये भी कांस्टेंट हो गई। तो कुल मिलाकर के जो इस दोनों का ये जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट ही आ जाता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट। तो बच्चों शुरू में एक बार समझने में हो सकता है कि आपको आर्ट सा लगे, लेकिन जब आप बार बार इस पर विचार करेंगे तो आप उसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। चलिए मैं और एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर जो भी सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, रूल यही है, समझिए आप यहां से, ये जो हमारे पास रूल है, तो अगर रिएक्शन में, रूल क्या कहता है कि रिएक्शन में कोई हमारे पास क्या है, रिएक्शन है, अब इसमें लिक्विड और सॉलिड का जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू को 1 मान लिया जाता है। फिर से समझ लें, किसी भी रिएक्शन में लिक्विड और जो सॉलिड का कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं, इसलिए यहां पर इसको लिखना आवश्यक नहीं है। एक तरीका। दूसरा तरीका आपने यहां से देखा कि जब ये कांस्टेंट हो जाता है तो यहां ऑलरेडी एक कांस्टेंट लिखा जा रहा है, तो उस कांस्टेंट में कांस्टेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन तो ये भी है भैया। अब अगर इसी रिएक्शन के लिए सी पॉइंट में हम केपी लिखना चाहें, मैंने कहा था हम केपी भी लिखेंगे, तो सी पॉइंट में हम केपी भी लिख सकते हैं। तो केपी भी क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ CO2, है ना। चलिए एक बड़ा ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट हम लगा दें। तो या ऐसे ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो भी सही है। तो प्रेशर ऑफ CO2 इंटू प्रेशर ऑफ H2O, क्योंकि H2O भी यहाँ किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, तो Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, है ना। तो जो Kp आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ क्या, H2O। तो प्रेशर ऑफ CO2 और प्रेशर ऑफ H2O। तो इस प्रकार से जो है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की बात हमने किया। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, एक रूल ये भी आप समझें, इस बात को आप समझें। यहाँ पर चलिए ABCD, चलिए इसको हम रूल करके लिखते हैं, है ना। तो ये एक रूल यहाँ पर ये भी आएगा कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है ना,
अब रूल जो है आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो रूल में हम पहला पॉइंट देख लें। जैसे मान लीजिए हमने लिया ये रिएक्शन है A प्लस बी प्लस सी, मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन D। ऐसा कुछ मान लीजिए हमारे सामने रिएक्शन है। मान लीजिए ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये गैस है। तो हम सभी को पता है कि इसके लिए चाहे आप Kp लिखें या Kc लिखें तो आराम से लिख लेंगे आप। तो इसमें जो पहली बात हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए अगर हम Kp लिखें तो ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ डी, है ना। अगर हम इसके लिए क्या लिखें, Kc लिखें तो ये भी आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब अगली बात क्या समझ में आपको आनी चाहिए कि यहाँ अगर फेज को हम कैलकुलेट करें, देखिए 2 बार लिक्विड लिया गया है तो ये 2 लिखा जाएगा। गैस की तरीके से ऐसा नहीं कि इस 2 के लिए 1 लिखा जाएगा। अगर ये 2 बार लिक्विड लिया गया है तो फेज के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, है ना। तो फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये 4 आएगा। हम चाहते तो यही जोड़ के लिख देते, लेकिन आपको फील आने के लिए इसे अलग अलग करके लिखा जा रहा है। अगर 2 बार सॉलिड लिख दिया जाए, चलिए अगली प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ ये रूल यही है, ये प्रैक्टिस के जरिए ही आपको समझ में आएगा। दूसरा हम जो है मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया, यू कैन से फिर से वही A प्लस बी प्लस सी, मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, और यहाँ हमने लिख दिया D। ठीक है, तो मान लीजिए ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये हमारे पास लिक्विड है, ये गैस है इस स्टेट में। तो यहाँ से भी आप इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc लिख सकते हैं। तो Kp Kc तो सिमिलर आ जाएगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या होता है, गैस एक ही होता है। तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 लिखी जाएगी। उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया भी आपको, है ना। इस क्रम में ये कांस्टेंट, ये ऑलरेडी कांस्टेंट लिखा जा रहा है, तो इस कांस्टेंट में इस कांस्टेंट को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से Kp Kc तो सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ से लेकिन जो फेज की वैल्यू आएगी, अब देखिए 2 बार सॉलिड लिया गया तो इसके लिए एक, इसके, यानी जितना बार सॉलिड लिया जाएगा, जितना बार लिक्विड लिया जाएगा, उतनी बार फेज में वो एक एक नंबर की वृद्धि करेगा। तो कुल मिलाकर के 1 1 1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 4। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपसे। अब जो है एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, उस क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो बच्चों हम लोगों ने ये जो आपने पढ़ा बेटा, इसी पर हमने एक क्वेश्चन बगल में लिख दिया है, आप देख लें। तो क्वेश्चन में लिखा गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ फेजेज इन ईच इक्विलिब्रियम। आप हमारी राइटिंग को आराम से पढ़ लें, इसीलिए मैं बोल भी दे रहा हूँ। तो बहुत सारे ये रिएक्शन आपके सामने 10 रिएक्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में है और कौन सा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में है, और उसका फेज भी काउंट करना है, राइट। तो आप देख ले इस चीज को। क्वेश्चन बेटा हमने समय बचाने के लिए पॉज करके ये क्वेश्चन लिख दिया है। तो एक चीज मुझे यहाँ आपको समझा देना है। देखिए फेज में स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट रोल प्ले नहीं करेगा। जैसे एक चीज मैं यहाँ ये समझा दूं, मुझे लग रहा है पढ़ने में आ रहा होगा। देखिए आप देख ले, कभी कभी Cl को मैं कर्सिव में लिख देता हूं, तो ये देखिए मैंने Cl लिखा है ना। देखिए KClO3 सॉलिड, मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे भी आप लगा सकते हैं, KCl सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस।
यहाँ पर सी देखिए, यहाँ से जो ये 2 स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, ये नंबर ऑफ फेज को प्रभावित नहीं करेगा। तो स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है ये फेज को डिटरमाइन नहीं करेगी, फेज पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप 2 को कंसीडर करने लगे, यहाँ आप 2 को कंसीडर करने लगे, है ना। तो ऐसा किसी में नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आप करिए, और छोटा सा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि कौन सा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में है, कौन सा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में है, और पी की वैल्यू बताना है, फेज बताना है ना। तो इसके आगे बच्चों हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।